जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिखा देता है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जीटेक पॉली पर। और हम स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की, जिसमें कि कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। आज पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है ये। हमने पहले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिनमें से कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक हमने कल की क्लास में पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने मैकेनिक्स पढ़ लिया था, दूसरा टॉपिक हमने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा था, इसके बाद यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा था, एंड चौथा हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। पांचवा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। बाकी मैंने कह दिया था आपसे कि आप इसको सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़े हैं इसको, इसलिए मैंने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की थी। इसके बाद एक टॉपिक हमने रिजिड बॉडी देखा था, यानी कि दृढ़ पिंड। तो ये 6 टॉपिक हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इनकी हिंदी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया था आपको, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लेक्चर में। अब हमारे बच्चे हुए 5 टॉपिक और हैं हमारे पास, जिसमें कि सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या होता है। इसके बाद टेंशन एंड कंप्रेशन जानेंगे, यानी तनाव और संपीड़न। फिर 3 हमारे प्रिंसिपल हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो लास्ट के 2 प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, ये 5 के 5 टॉपिक पूरी डिटेल में इनको समझने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड नोट्स भी आप बनाएंगे। और कल मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिया था, बट मैं आपको इन शुरू के 6 टॉपिक का और ये जो आपके 5 टॉपिक ये हैं, तो पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ, आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ करके और अपना 7वां टॉपिक लिखते हैं फोर्स, और फोर्स से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने पहले लेक्चर को अभी तक नहीं देखा दोस्तों, तो पहला लेक्चर आप देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा पहले लेक्चर को। क्लियर ना। और हम फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि 9 बजे हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, डेट मीन्स इस समय, एंड दोपहर में हम 2 बजे पढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्लियर ना, सभी को पता होगा टाइम के बारे में। तो चलिए पहले लिखते हैं फोर्स के बारे में, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा और जगह मिलेगी हमें। फोर्स, हेडिंग लिखते हैं फोर्स। फोर्स यानी बल, जिसे हिंदी में बल कहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना बल आप, ठीक है, बल किसे कहते हैं आपको अच्छे से इसको समझना है। फोर्स, तो देखिए आपने क्या है 9th में या बचपन में कभी पढ़ा होगा, 9th और 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, कि फोर्स होता क्या है, बल क्या होता है। तो इंग्लिश में सिंपल सा एक वर्ड आपने देखा होगा, पुल और पुश। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल मतलब होता है खींचना, पुश मतलब ढकेलना, यानी कि पुल और पुश, खींचने और ढकेलने को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है बच्चों वाली, ये आपको एग्जाम में, यूपीवीटी के एग्जाम में इसे नहीं लिखना, काफ़ी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया जो आप अब तक पढ़े हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे ये कोई बॉडी है आपकी, ये कोई भी बॉडी है, बॉडी मतलब हो गया वस्तु है कोई, ये बॉडी है कोई, या हिंदी में कह सकते हैं कोई वस्तु है। आप इस वस्तु को यहाँ से खींच सकते हैं पकड़ के, तो आप जिसके द्वारा खींच रहे हैं, एक तो उसे हम बल कह सकते हैं, फोर्स, एफ और क्या हो गया फोर्स मतलब बल। या फिर हम इसी बॉडी को ऐसे फोर्स लगा के ना खींच करके, इस बॉडी को हम क्या कर सकते थे, इधर से ढकेल सकते थे एक बल लगा करके, ठीक है, इधर से ढकेल सकते थे। तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये तो आपकी लैंग्वेज में होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन की बात करते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। हटा दें इसको। अब देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्स के बारे में, और जब भी आप इसकी डेफिनेशन को भूल जाएं एग्जाम टाइम पर, तो आप सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ इमेजिन करना कि अगर आपके अंदर बल है, बल मतलब फोर्स है आपके अंदर, ताकत कह सकते हैं, हालांकि वो अलग चीज़ होती है स्ट्रेंथ। अगर आपके पास बल है तो आप किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बॉडी मतलब कोई वस्तु हो गई, उसकी पोजीशन को बदल सकते हैं, उसकी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई बॉडी है, बॉडी मतलब ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है। आपने क्या किया, इस बॉडी को बल लगाया, यहाँ से बल लगा के आपने इधर को इसको खींचना स्टार्ट किया। तो पहली चीज़ तो ये बॉडी थी, और जो हम बल लगा रहे हैं क्या वो बॉडी का बल है? नहीं, उस बॉडी पर हम अलग से बल अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है,
मैंने यहाँ पर ये डस्टर रख दिया, तो ये डस्टर हो गया बॉडी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अलग से यहाँ से एक फोर्स लगाया और इसको आगे को मूव कराना स्टार्ट कर दिया फोर्स लगा करके। डेट मीन्स फोर्स मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, बाहर से लगा रहा हूँ फोर्स कहाँ से लगा रहा हूँ, बाहर से। तो पहली चीज़ क्या होगी, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है, एक्सटर्नल कंपोनेंट। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल कंपोनेंट। डेट मीन्स बाह्य या बाहरी कह सकते हैं, फिर बाह्य घटक या बाह्य कारक, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं आप, क्लियर ना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है या फिर एक्सटर्नल सोर्स है, एक बाह्य कारक है। अब ये बाह्य कारक क्या करता है, तो जैसे आपको अभी मैंने बताया ये बॉडी थी, यहाँ बॉडी रखी हुई थी, आपने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाकर इसको उस बॉडी को जहाँ पर ये थी पहले, सपोज पहले यहाँ रखी हुई थी, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर कोई मान लिया मैंने पॉइंट ए है, यहाँ थी, और आपने इसको फोर्स लगा के खींच करके यहाँ कोई पॉइंट बी है, पॉइंट बी के पास ला के रख दिया बॉडी को। क्या कर दिया आपने, इस बल से खींच करके इसको कहाँ ले आया, पॉइंट बी पर ले आया, यहाँ से खींच के। तो क्या हो गया, अब इसकी पोजीशन बदल गई, इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। स्थिति कैसे परिवर्तित हो गई, पहले ये बॉडी कहाँ थी, पॉइंट ए पर थी, अभी ये बॉडी कहाँ आ गई, पॉइंट बी पर आ गई, बल के द्वारा। तो बल क्या करता है, बल क्या करता है, किसी भी बॉडी की स्थिति को बदल देता है, यानी कि इसकी पोजीशन को चेंज करता है। क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, चेंज टू पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज टू पोजीशन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन, या स्थिति को परिवर्तित करता है, स्थिति परिवर्तन, क्लियर ना। तो अब इन सबको मिला के हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हमने जो बल लगाया था, इस बल से ए से बी तक इसको ले आए, क्या ये ज़रूरी है कि हर बार हम इस बॉडी को ए से बी तक ला सकते हैं बल लगा के, नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरी, क्योंकि अगर इस बॉडी का जो वेट है इतना ज़्यादा हुआ कि आप उस बॉडी को यहाँ से उठा ही नहीं पाए, तो कैसे इसकी स्थिति परिवर्तित करेंगे आप, फिर नहीं हो पाएगी स्थिति परिवर्तित। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लेकिन आप बल लगा करके इसकी स्थिति परिवर्तन करने का प्रयास तो करेंगे, ट्राई टू चेंज द पोजीशन। आप क्या करेंगे, कोशिश तो करेंगे इसकी पोजीशन को बदलने की, समझ पा रहे हैं ना। तो पोजीशन बदल भी सकती है एंड हम क्या कर सकते हैं, ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज इन पोजीशन, ठीक है। हम पोजीशन में चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, या तो हम स्थिति में परिवर्तन कर देंगे या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। डेट मीन्स मैंने कह दिया ये बॉडी थी कितनी, 100 kg की, और आपने फोर्स कितना लगाया, केवल आपने 50 किलोग्राम का फोर्स लगाया, kgf, ठीक है, kgf लिख दीजिए, समझ पा रहे हो। तो आपने 50 kgf का फोर्स लगाया, तो क्या इस बॉडी को आप खींच सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस बॉडी का खुद का वेट आपके द्वारा लगाए गए बाहरी वेट से, बाहर वाले वेट से ज़्यादा है, इसलिए बॉडी की स्थिति चेंज नहीं होगी। बट आप प्रयास कर रहे हैं इसको चेंज करने का, तो आपने बल लगाया है, क्योंकि बल तो हमने लगा रखा है, स्थिति भले ही ना बदली, बल तो लगाया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो वो उसकी पोजीशन को बदल देगा या फिर बदलने का प्रयास करेगा, ट्राई टू चेंज, प्रयास करेगा, समझ पा रहे हैं ना इतना। तो हम इसकी डेफिनेशन अब क्या बोल सकते हैं, एक और सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे ये कोई वॉल है, दीवार है कोई, और मैं यहाँ फोर्स लगा के इस दीवार को अंदर को ढकेलने की कोशिश करता हूँ ऐसे करके, तो क्या मैं इस दीवार को ढकेल पा रहा हूँ अंदर, नहीं ना, क्योंकि इस वॉल का वेट ज़्यादा है, या इसमें जो रिएक्शन है नीचे ये रिजिड है, मजबूती से जकड़ी हुई है, तो वो ज़्यादा है मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स से, इसलिए मैं इसको हटा नहीं सकता। लेकिन बल लगा करके इसकी पोजीशन को चेंज करने का मैंने प्रयास तो किया। तो सिंपल 3 पॉइंट याद रखने, क्या क्या, एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है या एक्सटर्नल सोर्स होता है बल, बल एक बाह्य कारक होता है जो क्या करता है, जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है, ट्राई करता है, समझ पा रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, आप लिख सकते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, आप इजीली लिख सकते हैं इसके, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा साथ साथ। क्या हो जाएगा, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है,
ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ से लिख सकते हैं फोर्स इज ए एक्सटर्नल सोर्स जो क्या करता है, हु चेंज टू पोजीशन और ट्राई टू चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, सिंपल है। क्या कहते हैं, बल किसे कहते हैं, बल एक एक्सटर्नल सोर्स है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आया होगा सभी को। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा इसको, पॉइंट आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं। एंड इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अब जान सकते हैं इसके यूनिट के बारे में। परिभाषा सभी को क्लियर है ना। अब इसके यूनिट देखिए, यूनिट यानी इसका मात्रक क्या होता है, बल का। तो फिजिक्स में भी आपने यूनिट पढ़ी होगी, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं, न्यूटन को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। इतना समझ आ रहा मात्रक। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं, बीमा। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन निकालने के लिए हमें छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने पढ़ा है ये न्यूटन सेकंड लॉ में, F बराबर ma, न्यूटन का द्वितीय नियम सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या होता है, मास होता है, तो मास की डायमेंशन m होती है, कैपिटल M। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, त्वरण जिसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक LT-2 होता है। तो टोटल बीमा क्या बन गई, MLT-2 इसकी डायमेंशन हो गई। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। तो बल के बारे में इतना आप याद रखेंगे, परिभाषा इसकी, मात्रक इसका, डायमेंशन इसकी। क्लियर हुआ सभी को बल। अब बल के बाद देखते हैं क्या इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी ना फोर्स की, किस फोर्स को हम कैसे पहचानेंगे ये फोर्स है, इसके कुछ तो लक्षण होंगे। एंड इसके बाद फिर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं किसी बॉडी पर, ये जानेंगे। तो इसको रफ करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, और दिखाई सबको दे रहा है ना स्पष्ट, मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे सके, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए इस तरह से आप समझते रहिएगा। अभी दूसरा देखते हैं बल के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस या फोर्स, बल के लक्षण, बल के लक्षण। अब बल के कौन कौन से लक्षण होते हैं ये जान लेते हैं एक बार। फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, मैंने टेढ़ी मेढ़ी कोई भी बॉडी बना रखी है। मैंने क्या किया, इस बॉडी के यहाँ कोई पॉइंट है, ये सपोज मैंने पॉइंट ए मान रखा है, पॉइंट ए था ये, ठीक है, या बाहर दिखा देते हैं, पॉइंट क्या है, ए है। मैंने इस पॉइंट ए पर इधर को एक बल लगाया, क्या लगाया, पॉइंट ए पर मैंने एक बल लगा दिया F, जिसका परिमाण कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, ये वाला। अब इसके चार होती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी होती हैं चार कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली तो होती है परिमाण, अंग्रेजी में से हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैं टेक्निकल वर्ड दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो इसीलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान ना हो बिल्कुल भी। आप पूरी डेफिनेशन लिखना चाहे कंप्लीट तो खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे, टेक्निकल वर्ड्स को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। मैं दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा फालतू में, और हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको भी हेल्प होगी, एंड आप भी टेक्निकल वर्ड के थ्रू समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पहली चीज़ परिमाण। यहाँ परिमाण से मतलब क्या, पहला लक्षण होता है इसका परिमाण। परिमाण किसे कहते हैं, परिमाण कहते हैं, दो चीज़ आती हैं परिमाण में, एक तो नंबर वैल्यू आती है, मतलब कोई भी नंबर लिखा होगा, नंबर वैल्यू, एंड प्लस उसके साथ में क्या होगी, यूनिट होगी। इन दोनों चीज़ को मिला करके मैग्नीट्यूड बनता है। जैसे मैं यहाँ बल लगाया, मैंने यहाँ पर एक, और इस बल को मैंने कह दिया 10 न्यूटन था, तो 10 तो क्या होगी, इसकी नंबर वैल्यू होगी। तो क्या मैं केवल 10 को मैग्नीट्यूड कह सकता हूँ, परिमाण कह सकता हूँ, नहीं। आपने कह दिया 10 बल लगा हुआ है, तो 10 बल का क्या मतलब, 10 न्यूटन लगा है, 10 किलो न्यूटन लगा है, 10 किलोग्राम भार लगा है, 10 टन लगा है। जब तक हम यूनिट नहीं बोलेंगे तब तक उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। तो क्या क्या चीज़ होती है इसमें, दो चीज़ होती हैं, एक तो नंबर वैल्यू, दूसरा इसके पीछे यूनिट। ठीक है, दोनों को मिला के परिमाण बनता है। तो क्या हो गया, पहली चीज़ क्या हो गई कि कोई भी फोर्स होता है तो फोर्स का एक निश्चित परिमाण होता है, एक निश्चित मैग्नीट्यूड होता है। जैसे इस एग्जांपल में 10 न्यूटन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। पहली चीज़ समझ आ रही है सभी को। दूसरा लक्षण क्या होता है इसका, सिर्फ इतना ही लिखना, परिमाण करके लिख देना, और यहाँ पर कितना परिमाण है, 10 न्यूटन परिमाण है। क्लियर हुआ। दूसरा क्या होता है इसका, परिमाण के बाद पहली चीज़ परिमाण हो गया इसका। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या,
ये जिस पॉइंट पर फोर्स काम करता है उस पॉइंट का एक नाम होता है, जिसे हम क्रिया बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्रिया बिंदु। तो क्रिया बिंदु से तात्पर्य क्या है? क्रिया बिंदु से तात्पर्य है कि बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उस बिंदु को बल का क्रिया बिंदु कहा जाता है। तो किस बिंदु पर बल कार्य कर रहा है? यहाँ पर ए बिंदु पर। तो पॉइंट ए क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट जो ए है, इस पॉइंट ए को ही हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्रिया बिंदु। दूसरी चीज समझ आई। तीसरी चीज देखें दोस्तों हम, तीसरी चीज, तो तीसरी चीज क्या होती है इसमें? हमारी क्रिया रेखा। क्रिया रेखा, ठीक है, क्रिया रेखा। क्रिया रेखा से मतलब क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा से मतलब ये दोस्तों, ये बल जिस लाइन पर कार्य करता है उसे क्रिया रेखा कहते हैं। क्रिया रेखा यहाँ पर कहाँ है? तो हमने क्या किया, जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम आगे और पीछे इसी की बिल्कुल सीधा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बढ़ाया और यहाँ बढ़ा के हॉरिजॉन्टल के साथ दिखा दिया, सपोज 30 डिग्री के एंगल पर था ये पॉइंट, सपोज कोई भी ओ पॉइंट है, तो हम क्या कह देंगे? ओ से ए की तरफ ये जो लाइन जा रही है, ओ ए लाइन, ये क्या है? इसकी क्रिया रेखा है। क्या मैंने सपोज यहाँ पर बी पॉइंट मान लिया, क्या हम ओ बी को लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं यहाँ पर? नहीं। फोर्स जिस लाइन पर एक्ट कर रहा है, जिस लाइन पर एक्ट कर रहा है वो लाइन क्या होती है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन होती है, क्रिया रेखा होती है। तो यहाँ पर क्रिया रेखा कौन सी है दोस्तों? ओ ए। लाइन कौन सी है? क्रिया रेखा कौन सी है यहाँ पर? लाइन ओ ए। लाइन ओ ए को हम क्या कहेंगे? क्रिया रेखा कहेंगे, जबकि लाइन ओ बी यहाँ पर क्रिया रेखा नहीं है। तीन चीज हो गई। एक और लास्ट लक्षण है इसका, क्योंकि आप सभी जानते हैं बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो हो सके तो आप इसको दूसरे पॉइंट पे लिखना, ये तीसरा कर देना, ये पॉइंट चौथा करना, और इस पॉइंट को दूसरा लिखना, सेकंड पॉइंट। परिमाण के तुरंत बाद डायरेक्शन लिख देना, दिशा। ठीक है, दिशा, डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके जस्ट बाद इसे लिखना, दूसरे पॉइंट पर दिशा। यहाँ डायरेक्शन से मतलब क्या है? आपको पता है डायरेक्शन मेन तो हमारी चार होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर हम यहाँ पर देखें तो ओ पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे करके चतुर्थांश बनाता हूँ तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। बट यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, तो या तो ये कह दो आप ईस्ट से 30 डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ, ये क्या है? आपका फोर्स लगा हुआ है। या फिर हम ऐसे ना बोल के यहाँ पर जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें इन डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से कोई मतलब नहीं है। हम सिंपल यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये जो आपका फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर झुका हुआ है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? क्षैतिज से। किससे? क्षैतिज से। किससे? क्षैतिज से। क्षैतिज से, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर झुका है, ये इसकी दिशा हो गई। ठीक है, इंग्लिश में कह देंगे आपका इंक्लाइंड ऑन 30 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। समझ पा रहे हैं सभी? तो ये इसके चार मेन क्या थे? लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक थी। तो आपको लक्षण भी चारों क्लियर हो गए होंगे। पहला परिमाण 10 न्यूटन का था, दूसरा डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर है, तीसरा क्रिया बिंदु जिस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा है, लाइन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, लाइन ऑफ एक्शन जिस लाइन पर ये एक्शन करता है, क्रिया करता है, वो किसकी? क्रिया रेखा होती है। चारों पॉइंट क्लियर है सभी को। अब लक्षण के बाद बात करते हैं क्या? बल के जो प्रभाव होते हैं किसी बॉडी पर, ये बल क्या क्या प्रभाव डालेंगे, क्या क्या इफेक्ट डालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बल के प्रभाव समझते चलिएगा, बस काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, इफेक्ट्स या इफेक्ट लिख लो सिंपल, वैसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं इसलिए इफेक्ट्स लिखेंगे। बल के प्रभाव, किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स क्या क्या, कोई भी बल क्या क्या प्रभाव डालता है। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया था, डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है,
तो ये क्या कर सकता है, इसकी स्थिति को परिवर्तित कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किसी भी बॉडी की पोजीशन को बदल सकता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। लिख लीजिए, आप बोल दे रहा हूँ मैं क्या, पहला पॉइंट क्या हो गया कि बल किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, पहली चीज़। ठीक है, क्या करता है, फोर्स किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने का ट्राई करता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, अगर कोई बॉडी है, जैसे मैंने मान लिया सपोज क्या थी, कोई फुटबॉल मान ली मैंने, और ये फुटबॉल क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, चल रही है ये, ठीक है, गति कर रही है, यहाँ से मोशन में है, ये किस में है, मोशन में है। बट अगर ये धीमी गति से चल रही है, कैसे चल रही है, धीमी गति से चल रही है, धीमी गति से, और आपने क्या किया, आप आए इधर से, आप इधर साइड से आए और आपने इसको क्या कर दिया, किक मार दी, यहाँ से लात मारी बहुत तेजी से फुटबॉल को। ठीक है, यहाँ थी, धीरे धीरे मूव कर रही थी और आपने पीछे से आके इसमें तेजी से लात मारी, तो क्या होगी, जो इसकी धीमी गति थी वो गति क्या होगी, तेज हो जाएगी, गति क्या होगी फिर, तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, मोशन क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। डेट मीन्स ये क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी को जो कि धीमी चल रही होगी, तो किसी भी बॉडी की गति को बढ़ा सकता है। गति सभी जानते हैं ना, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, या हम कह सकते हैं इसके मोशन को इंक्रीज कर सकता है। मोशन में है तो मोशन को बढ़ा सकता है बल। ठीक है, यानी गति को बढ़ा सकता है। आपने क्या था, धीमे धीमे कोई भी बॉडी चल रही थी, आपने उसको किक किया, लात मार दिया, कोई भी फोर्स लगा दिया, तो बॉडी क्या होगी, तेजी से चलना शुरू कर देगी। क्लियर हुआ। तो क्या पहली चीज़ क्या करता है, ये इसकी धीमी गति को तेज कर देता है। डेट मीन्स बल किसी भी वस्तु की गति को बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ इसी में लिखेंगे आगे क्या, अब अगर कोई वस्तु पहले से ही बहुत तेज़ी से चली आ रही थी, बहुत तेज़ी से, ठीक है, ऐसे करके बहुत तेज़ी से चल रही थी, आपने क्या किया, आप यहाँ आके खड़े हो गए, आप यहाँ आके खड़े हो गए और आपने पकड़ा इसको हाथ से, और हाथ से पकड़ के रोक दिया, तो डेट मीन्स क्या कर दिया, आपने बल लगा के रोक दिया इसको, तो तेज जो गति थी उसको धीमा कर दिया। तो क्या कर सकता है, वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है एंड ये इसकी वेलोसिटी को घटा भी सकता है, मोशन को कम भी कर सकता है। समझ पा रहे हैं। तो क्लियर पॉइंट हमारा क्या होगा कि बल किसी भी वस्तु की गति को बढ़ा सकता है अथवा कम कर सकता है। ठीक है, बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, ये किसी भी बॉडी को बैलेंस कर सकता है। जैसे बॉडी क्या है आपके, बैलेंस नहीं है, ऐसे से हो रही है, या ऐसे से छोड़ो आप, कोई भी बॉडी है वो आपकी मूव कर रही थी, ठीक है, बैलेंस नहीं थी, वो चल रही थी, इधर उधर मोशन में थी, तो आपने उसको पकड़ के रोक लिया, तो क्या कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया, संतुलित कर दिया। समझ पा रहे हैं ना। तो बल क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी को बैलेंस कर सकता है। फिर भी समझ नहीं आता, आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ये रॉड है, सपोज ये कोई रॉड है, आपने ऊपर की ओर लगा रखा है 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर लगा दिया आपने नीचे की ओर 15 न्यूटन का फोर्स, ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर को 5 न्यूटन का फोर्स और लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये। तो बल क्या कर सकता है, बॉडी को बैलेंस भी कर सकता है। क्लियर है ना सभी को ये। तो उम्मीद करते हैं तीनों ये वाला पॉइंट समझ आ रहा होगा सभी को। तो आप क्या कह सकते हैं इस पॉइंट में, इसमें कह सकते हैं कि बल क्या कर सकता है। पहली चीज़ तो आपको समझ आ गई थी सभी को, किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दूसरी चीज़, यह किसी भी वस्तु को गति को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है अथवा उसे बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है। लिखते रहिएगा, जो बोल रहा हूँ वही सीधे सीधे डेफिनेशन है इसकी। क्लियर ना। बाकी आपको PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा एक और पॉइंट है क्या, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी थी, बॉडी मतलब पिंड हो गया कोई, हिंदी में पिंड भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं। बॉडी को हिंदी में क्या कह सकते हैं, पिंड। ठीक है, कोई पिंड है, आपने इसमें फोर्स लगाया, तो आप सभी जानते हैं जब इसमें फोर्स लगाएंगे बॉडी में, यहाँ पर ये बॉडी फिक्स है, रखी हुई है ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा, एक इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। कौन सा, इंटरनल स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिबल, हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिबल। तो क्या कर सकता है ये आंतरिक प्रतिबल को भी बढ़ा सकता है। जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाएंगे, इसमें से इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो तीसरा प्रभाव क्या होगा बॉडी के ऊपर, कि ये इंटरनल स्ट्रेस को बढ़ा देता है, आंतरिक प्रतिबल को भी बढ़ा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको तीनों प्रभाव समझ में आ गए होंगे। तो फोर्स के बारे में पहले चैप्टर में सिर्फ यही 3 मेन पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ। ठीक है, और अगली हेडिंग हमारी क्या थी, तनाव तथा संपीड़न, टेंशन एंड कंप्रेशन। समझते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन पूछा जाता है 2 नंबर में, टिप्पणी लिखने को आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाए थे फनी वे में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। मेन जो हमारा था वो 3 टॉपिक थे, ये तीनों क्लियर हो गए। बल की डेफिनेशन हो गई, बल के लक्षण और बल के प्रभाव। साथ साथ नोट्स बनाइएगा आप। इसे रफ करते हैं और अगली हेडिंग समझते हैं, तनाव तथा संपीड़न।
चलिए लिखते हैं हेडिंग तनाव तथा संपीड़न। तनाव तथा, इसको अच्छे से समझना है, बहुत इजी, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होगा। तनाव तथा संपीड़न, टेंशन एंड कंप्रेशन। अभी तो आपकी असली मैकेनिक्स तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, सिर्फ ये तो बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक सा थ्योरी पार्ट है। जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, खुद पे खुद मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन की। थोड़ा समझाने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, मैं समझ सकता हूँ, बट आपका स्टार्टिंग टाइम है इसलिए बोर मत होना, प्लीज़ करके पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। आगे चल के स्पीड बहुत बढ़ा लेंगे फिर। टेंशन एंड कंप्रेशन, तो देखो मैं यहाँ पर दो डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, आप देखते ही बता देंगे कौन सा टेंशन है कौन सा कंप्रेशन है। दूसरा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, पहले डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये कोई भी वस्तु थी, कोई भी पिंड था, कोई भी बॉडी थी, इंग्लिश में कह सकते हैं बॉडी थी। आपने क्या किया, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रखा है दोनों तरफ से, मतलब इसको खींच रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको। यहाँ पर मैंने F फोर्स लगाया और यहाँ भी F फोर्स लगाया। ये पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा। ये भी F और ये भी F, दोनों तरफ हम समान मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है। एंड दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। एक अगर इधर लग रहा है तो दूसरा दूसरी साइड को लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होगी, इसमें क्या काम करते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। दो कैसे लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे हम, F इधर तो इधर भी कितना F लगाएंगे, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं इसको दो समान तथा विपरीत बल। क्या करेंगे हम, दो समान तथा विपरीत बल, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ भी दो समान तथा विपरीत बल है, यहाँ भी दो समान तथा विपरीत बल है। सिंपल सी चीज़ है, हमने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए और पकड़ के इसको खींच दिया। क्या किया, खींच दिया। जब हम इसको खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें तनाव उत्पन्न होगा, खिंचाव, जिसे हम तनाव कहेंगे। समझ पा रहे हैं। टेंशन, आपको कब टेंशन होती है, आपको टेंशन तब होती है जब आपकी कोई खिंचाई करता है। कैसे, सपोज आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट भी आने वाला है, सपोज कीजिए, मतलब ये नहीं कह रहा फेल हो गए, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, सपोज कीजिए, और आपको आपके फैमिली वाले या फ्रेंड्स वगैरह क्या कर रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या होगी, टेंशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। डेट मीन्स क्या हो गया, टेंशन का मतलब क्या है, खींचने से हो गया सीधे सीधे। तो हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि जब भी किसी बॉडी पर कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा करके उसे खींचा जाता है तो बॉडी टेंशन में आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। एंड जिस फोर्स के द्वारा इसको खींचा जाता है उस फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर है सबको ये। अब आप कहेंगे कि क्या जरूरी है दो ही बल होने चाहिए, तो यस बहुत जरूरी है। कैसे, अगर आपने कहा नहीं मैंने तो इधर से कोई बॉडी है ये फिक्स कर रखी है और इधर से मैंने बल लगाया और इसको खींचा ऐसे करके, तो क्या अब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें भी टेंशन होगा दोस्तों। बट यहाँ भी दो इक्वल फोर्स ही काम कर रहे हैं। कैसे, आपको सिखाएंगे भी आगे हम, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब यहाँ पर सपोर्ट है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, तो इस साइड को रिएक्शन उत्पन्न होगी। रिएक्शन को कहते हैं प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, रिएक्शन उत्पन्न होगी और इस रिएक्शन की जो वैल्यू होगी इस फोर्स के बराबर ही होगी, तभी ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी, संतुलन में रहेगी। आपको पढ़ाएंगे आगे हम अभी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, इधर भी F फोर्स लग रहा है और इधर भी F फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ बराबर ही बल लग रहे हैं। यहाँ हम ये नहीं कह सकते एक ही बल लगा के खींच रहे हैं, दूसरा बल रिएक्शन के रूप में काम कर रहा है इस साइड। क्लियर हुआ सभी को। तो टेंसाइल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी भी बॉडी पर कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाकर उसे खींचा जाता है तो टेंशन कहते हैं। एंड जब किसी भी बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट, ये भी देखो F है दोनों, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है। जब हम क्या करते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाकर उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो पहला वाला डायग्राम है ये वाला, ये किसका है, टेंशन का। एंड ये दूसरा वाला डायग्राम किसका है, कंप्रेशन का। क्लियर है सभी को। तो टेंशन एंड कंप्रेशन, तनाव और संपीड़न समझ आया हो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं एंड अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्या, जब किसी भी बॉडी पर कोई भी दो समान तथा विपरीत बल लगाकर खींचा जाता है तो टेंशन कहलाता है और दबाया जाता है तो कंप्रेशन कहलाता है। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है।
इस चैप्टर में आपका कुछ नहीं बचेगा, आज चाहे क्लास कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो अगले टॉपिक में हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बलों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत, सुपरपोजिशन का सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं फिर। बलों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर हम सुपरपोजिशन को लेकर ही चलेंगे। सुपरपोजिशन से मतलब क्या है, तो देखिए बहुत इजीली समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। बस अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया, तीनों प्रिंसिपल जो मैं आपको समझाने वाला हूँ डायग्राम पर बेस्ड है। ये कोई बॉडी है, पूरे मैकेनिक्स में बॉडी ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपको पहले ही मैंने डेफिनेशन बताई थी मैकेनिक्स की कि हम इसमें क्या करते हैं, मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी पर फोर्सेस की स्टडी करते हैं, बलों का अध्ययन करते हैं। तो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर सपोज कोई दो बल लगे हुए हैं, एक बल P लगा दिया, दूसरा बल Q लगा दिया, ठीक है। ये दोनों बल इस बॉडी पर आपस में मिलकर एक प्रभाव डालेंगे, प्रभाव मतलब इफेक्ट डालेंगे, इसको खींचेंगे इस तरह से, तो इसको खींचेंगे, इसको प्रभाव डालेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं संयुक्त प्रभाव। क्या कह सकते हैं इसको, संयुक्त प्रभाव। संयुक्त प्रभाव से मतलब हो गया कंबाइंड इफेक्ट, इंग्लिश में क्या कह देंगे इसको, कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। संयुक्त प्रभाव डालेंगे, कंबाइंड इफेक्ट डालेंगे किस पर, इस बॉडी के ऊपर। तो हम क्या कह देंगे, जब किसी बॉडी पर कोई भी दो फोर्स कार्य कर रहे हों, बिल्कुल देख करके बोलना है आपको, डायग्राम को देख के उसी के तरह आपको इसमें क्या करना है, थ्योरी बनानी है अपनी। यहाँ नीचे से हो सके तो इसको आप जमीन पर रख दीजिएगा, फिक्स कर दीजिएगा बॉडी को इस तरह से, ताकि इसका प्रभाव समझ में आए। इसको खींच रहे हैं पकड़ के, इस तरह बॉडी रखी हुई है जमीन के ऊपर। तो हमने क्या किया, P और Q दो बल लगाए इस पर। तो क्या बोलेंगे हम, जब किसी बॉडी पर, ये बॉडी है, बॉडी को हिंदी में पिंड कहते हैं, पिंड। तो जब किसी बॉडी पर कोई भी दो बल कार्य करते हैं और वे दोनों बल आपस में मिलकर इस पर जितना संयुक्त प्रभाव लगाते हैं, जितना कंबाइंड इफेक्ट इस बॉडी पर ये डालेंगे, उतना ही इफेक्ट यानी संयुक्त प्रभाव के बराबर ही प्रभाव कौन डालेगा, इन दोनों का परिणामी बल डालता है। इन दोनों का परिणामी बल, इसको R से डिनोट कर रहे हैं, इंग्लिश में इसे रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। आपको डेफिनेशन पढ़ाएंगे रिजल्टेंट फोर्स की, सेकंड चैप्टर में यही चलेगा पूरा। इस पर न्यूमेरिकल भी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर। हिंदी में इसे परिणामी बल कहते हैं, परिणामी बल। बट यहाँ पर ये थियोरेटिकल टॉपिक है, आप समझ लीजिए इसको। तो हम क्या बोलेंगे कि सपोज P और Q मिलकर के आपस में इस बॉडी को खींच रहे थे, तो जितनी दूर तक खींच पाएंगे या फिर इस बॉडी पर जितना इफेक्ट ये P और Q आपस में मिलकर लगाएंगे, उतना इफेक्ट ये R अकेला लगा देगा इसके ऊपर। इसी को हम बोलते हैं बलों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत। समझ पा रहे हैं? सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्या होता है कि किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक बल आपस में मिलकर जितना संयुक्त प्रभाव लगाते हैं, उतना ही प्रभाव इनका परिणामी बल इस बॉडी पर लगा देता है। समझ आ रहा है सभी को? क्लियर है? ये बहुत आसान है। इसकी थ्योरी आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी, आप उसमें देख करके वीडियो को पॉज कीजिए, उसको लिख लीजिए देख के, ठीक है। इजीली आप लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे खुद से बना के लिखेंगे क्योंकि स्लाइड हिंदी में है। इंग्लिश में आप बहुत इजीली लिख सकते हैं कि दो फोर्सेज हैं कोई भी, इस बॉडी पर एक्ट कर रहे थे, तो ये दोनों फोर्स इस पर जितना कंबाइंड इफेक्ट डालेंगे, उतना ही इफेक्ट इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इस पर डाल देगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। आप अगर भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो आप सिंपल याद रखना, सुपरपोजिशन को एक वर्ड होगा, आपने सुना होगा सुपरमैन। सुपरमैन सबने सुना है। सुपरमैन क्या करता है, बहुत सारे मैन जितने होते हैं, मतलब बहुत सारे आदमियों का काम अकेला कर देता है सुपरमैन।
आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेगा, रिजल्टेंट फोर्स इन सभी फोर्सेस के बराबर अकेला ही इफेक्ट डाल देगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं हिंट से। एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे कि सुपरमैन बहुत सारा काम कर देता है, जितना बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं उतना अकेला कर देता है, ऐसा वहाँ नहीं लिखना है। वहाँ क्या लिखेंगे, इस बॉडी पर क्या कर रहे हैं आपका, जब कई सारे फोर्स काम करते हैं या दो से अधिक बल काम करते हैं, तो ये दोनों बल आपस में जितना प्रभाव इस बॉडी पर डालेंगे उतना ही प्रभाव ये आर अकेला डाल देगा, उतना ही प्रभाव ये रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल अकेला इस पर डाल देगा। इसी को हम सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहते हैं। इसकी थ्योरी आप स्लाइड में देख के लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे अगले प्रिंसिपल की, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं और बात करते हैं अगले वाले प्रिंसिपल की। अगला प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये था बलों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत। अब अगला पढ़ेंगे हम बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। फिजिकल इंडिपेंडेंस, IN इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। अब देखिए क्या होता है ये फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, भौतिक स्वतंत्रता। फिजिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब सब जानते हैं, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, फ्री। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया जो किसी पर डिपेंड ना करता हो, जो स्वतंत्र हो, पूरी तरह से फ्री हो। तो यहाँ पर हम इसी को लेकर के इसको डिफाइन करेंगे। जैसे ये कोई बॉडी है, फिर से बॉडी की बात करते हैं। इस बॉडी पर क्या है, अनेक बल काम कर रहे हैं। जैसे मैंने 2-3 बल लगा दिए, सपोज मैंने 3 लगा दिए, F1 F2 F3, आप 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, चाहे जितने फोर्स यहाँ लगा लीजिए। कोई भी 3 फोर्स हमने क्या कर रखे हैं, इस बॉडी पे लगा रखे हैं। इसी को लेकर के इसे डिफाइन करेंगे। 3 फोर्स लगा दिए तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी बॉडी पर अनेक फोर्स कार्य करते हैं, या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक फोर्स कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इफ देयर आर मैनी फोर्स या 2 और मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं, तो वे सभी बल, ये जो बल हैं, ये सभी फोर्सेस स्वतंत्र रूप से, यानी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से इस बॉडी पर अपना इफेक्ट डालेंगे। कैसे डालेंगे, इफेक्ट मतलब प्रभाव। क्या करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक बल किसी बॉडी पर कार्य करते हैं तो वे बल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इस बॉडी पर अपना प्रभाव डालेंगे, इस पिंड पर अपना प्रभाव डालेंगे। समझ पा रहे, प्रभाव से मतलब क्या है, इस F1 की वजह से इसमें सपोज जो त्वरण उत्पन्न होगा वो A1 होगा, जो कि F2 पर निर्भर नहीं करेगा। F2 की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा A2, ये F1 F3 किसी पर निर्भर नहीं करेगा, केवल F2 की वजह से हो रहा है। F3 के कारण जो उत्पन्न होगा, F3 के कारण वो क्या हो जाएगा, A3। तो ये क्या होंगे, तीनों के प्रभाव अलग अलग होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। सीधे कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर जब अनेक बल कार्य करते हैं तो वे सभी बल स्वतंत्र रूप से इस बॉडी पर प्रभाव डालते हैं। अर्थात प्रत्येक बल इस प्रकार से बॉडी पर कार्य करता है मानो कि अन्य बल कार्य ही न कर रहा हो। ऐसे काम करेगा ये, इसे इन सब दोनों बलों से मतलब नहीं है। ये समझेगा कि सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। ये वाला इन दोनों पर निर्भर नहीं करेगा और ये वाला इन दोनों पर नहीं करेगा। डेट मीन्स फ्रीली इफेक्ट डालेंगे, ये इंडिपेंडेंट रूप से इफेक्ट डालेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना सभी को ये? तो क्या बोलेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब किसी बॉडी पर अनेक बल कार्य करते हैं तो वे सभी बल स्वतंत्र रूप से इस बॉडी के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। अर्थात प्रत्येक बल इस प्रकार से कार्य करता है जैसे कि अन्य बल कार्य ही ना कर रहा हो। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी को आप स्लाइड में से देख के लिख लीजिए। आपको स्लाइड शो हो रही होगी जिसमें कि जो मैंने बोला है पूरी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वाले भी सिद्धांत समझ आ गया होगा। आसान सा सिद्धांत था, ठीक है। स्वतंत्र रूप से प्रभाव डालेंगे, इतना आपको याद रखना है। क्लियर हुआ सभी को? ये सभी को समझ आ गया ना? चलिए बात करते हैं अब अगले सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत क्या है, तो इसको रफ कर दें एक बारी। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं तीसरा सिद्धांत। चलिए, तो तीसरा टॉपिक क्या है हमारा,
बलों के स्थानांतरशीलता का सिद्धांत। अगला है बलों के स्थानांतरणशीलता। कभी कभी स्थानांतरणशीलता की जगह पर एग्जाम में आपको एक और वर्ड लिखा जाता है संचरणशीलता। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। संचरणशीलता का सिद्धांत, ये तो हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं सिद्धांत क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कई जगह काम करेगा। जब हम बीम वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी इसका यूज होगा, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हर जगह इसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या है। स्थानांतरण का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है? ट्रांसमिसिबिलिटी। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको कहते हैं हम स्थानांतरण। समझ पा रहे हैं? तो बस यही शब्द आपको ध्यान रखना अपने माइंड में। क्या करते हैं इसमें? हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये कोई बॉडी है, बिल्कुल ईजीली आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। किसी सतह पर रखी हुई थी, आपने क्या किया, इसका एक पॉइंट ए है, आपने इस पॉइंट ए पर कोई एक फोर्स लगाया, इस फोर्स को कह दिया एफ फोर्स है ये, ठीक है। इस फोर्स एफ को कहाँ लगाया? पॉइंट ए पर लगा रखा था। क्या बोल देंगे हम? यदि किसी बॉडी के किसी बिंदु पर कोई फोर्स कार्य कर रहा हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश में बोल सकते हैं इजीली, इफ ए फोर्स एक्ट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए बॉडी, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट ऑन ए बॉडी। यदि किसी बॉडी के या किसी पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल कार्य कर रहा हो, तो उस बल को हम क्या कर सकते हैं? उस बल को उसकी क्रिया रेखा की दिशा में, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन। हिंदी में कहते हैं क्रिया रेखा। तो इस बल की जो लाइन ऑफ एक्शन थी, मतलब इस फोर्स की ही सीध में एक लाइन खींच देंगे, उसे लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। तो इस बल की क्रिया रेखा की दिशा में, यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन में परिवर्तन किए बिना, क्रिया रेखा में परिवर्तन किए बिना, इसकी क्रिया रेखा में, ठीक है। क्या बोलेंगे? यदि कोई बल किसी पिंड के किसी बिंदु पर कार्य करता है, तो उस बल को इसकी क्रिया रेखा की दिशा में किसी दूसरे बिंदु पर, ये कोई दूसरा बिंदु बी मान लिया आपने, किसी दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि यह दूसरा बिंदु भी इस बॉडी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, दृढ़ता से, मजबूती से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अलग हो पॉइंट, ये पॉइंट भी इस बॉडी का ही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैंने कह दिया कि ये कोई भी बॉडी थी और मैंने कहा इस बॉडी पर यहाँ पर कोई बल लग रहा है इस पॉइंट पर, तो मैं इसी को आगे बढ़ा करके ये दिखा सकता हूँ कि ये बल यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। इसकी क्रिया रेखा की दिशा में किसी दूसरे बिंदु पर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यही स्थानांतरशीलता का नियम होता है। समझ पा रहे हैं ना? स्थानांतरशीलता से मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि यदि कोई बल किसी वस्तु के किसी एक बिंदु पर कार्य करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस बल को इसकी क्रिया रेखा की दिशा में, लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में, या फिर ये कह सकते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बदले बिना, चेंज किए बिना, ठीक है, हम इस फोर्स को किसी दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि यह पॉइंट भी इस बॉडी से दृढ़ता से जुड़ा हो। समझ आ गया सभी को? सबको क्लियर हुआ ना? तो यही डेफिनेशन आपको स्लाइड में शो हो रही है, आप इसको नोट कर लीजिए लिख करके। समझ आ गया? बहुत आसान है, पर डायग्राम माइंड में फीड कर लो अपने। कैसे समझाया था सर ने डायग्राम? क्या समझाया था कि अगर किसी भी बॉडी के किसी बिंदु पर कोई बल कार्य करता है, तो इस बल को इसकी क्रिया रेखा की दिशा में किसी दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि यह दूसरा बिंदु भी इस बॉडी से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर हुआ? यही आपको स्लाइड में शो हो रहा है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। पहला चैप्टर हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया अपना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट चैप्टर था ये, और आपके 5 नंबर कंफर्म हो गए पक्के, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछता है पहले चैप्टर से, और आपके 5 नंबर फिक्स हो गए।
और इस चैप्टर की थ्योरी को एक बार लिख लीजिए अपने हाथ से, फिर उसको रिवाइज कीजिएगा। अगर समझ नहीं आता फिर से वीडियो देखिएगा, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, टेलीग्राम चैनल भी आपके पास है, चाहे जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल हम फिर मैथ की क्लास में दोपहर को 2 बजे। आना बिल्कुल ना भूलें, डेली आपको क्लास मिलती रहती है, आपको पता चल गया होगा। अब हम कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं अपनी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के, तो आप भी इस तरह से पढ़ते रहिए हमारे साथ साथ। जितना साथ साथ पढ़ेंगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, कोर्स भी आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे मई के महीने में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके जून से सेकंड ईयर थर्ड ईयर की क्लासेज स्टार्ट होंगी। जितना कोर्स होगा मई में होगा आपका। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो और सब्जेक्ट भी करा देंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए जुड़े रहें, कमेंट लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मिलते हैं बहुत जल्द कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।